और वाणिज्य से जुड़े कौन कौन से प्रश्न आपके लिए जानने जरूरी हैं, उन चीजों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश मैंने की है। ये किन किन स्टूडेंट्स को फायदा देगा वीडियो, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर रेट, रिकमेंड और रिव्यू करना मत भूलिएगा। ओके, तो भारतीय कृषि, व्यापार और वाणिज्य से आने वाले प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने चल रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न अपने पास है कि हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? यह जाता है मैक्सिको के डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को और भारत के MS स्वामीनाथन को। ओके, हरित क्रांति ये वह क्रांति है जिसके द्वारा भारत के अंदर खाद्यान्न आपूर्ति के अंदर क्रांतिकारी वृद्धि हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न अपने पास क्या है कि धान के पौधे के पुआल जो होते हैं जिनमें कई हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, तो कई हाइड्रोकार्बन्स के मिश्रण होते हैं और प्रश्न यह है कि इनमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है मीथेन और कुछ मात्रा में इथेन और नाइट्रोजन पाई जाती है धान के पौधे के पुआल के अंदर। धान की खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? वो गैस है मीथेन। आपको बता दें कि मीथेन कैसे निकलती है, क्योंकि धान के खेत के अंदर जो नाइट्रोजनीकरण वाले जीवाणु होते हैं उनके मरने से मीथेन गैस निकलती है और ये मीथेन गैस ओजोन मतलब कि जो ओजोन लेयर है उसको क्षति पहुंचाती है और उसमें छिद्र करने के लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है ये धान के खेत से निकलने वाली मीथेन गैस। धान की जड़ों से बैक्टीरिया के सड़ने पर जो गैस निकलती है वह वायुमंडल में विसर्जित होती है। किस रूप में? मीथेन, इथेन और नाइट्रोजन के रूप में। सोयाबीन के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? दोस्तों, तिलहन की जो फसलें होती हैं, दलहन की जो फसलें होती हैं उनके जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो उनके नाम अलग अलग हैं। सोयाबीन वाले जो बैक्टीरिया है उसका नाम है राइजोबियम जैपोनिकम और वहीं पर दलहनी फसल जैसे कि चना, मटर, अरहर, इन सब में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाई जाती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ये है चना, मटर, अरहर और इन सभी जितने भी दलहनी फसल हैं इनमें पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण बैक्टीरिया है उसका नाम है। और सोयाबीन के अंदर पाया जाता है राइजोबियम जैपोनिकम। ओके, गेहूं की सिंचाई का अतिक्रांतिक अवस्था कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चंस ये आ चुके हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन के अंदर। तो ताजमूल अवस्था वो अवस्था होती है जब गेहूं के अंदर से बाली निकलना शुरू हो जाती है, उस अवस्था को कहा जाता है ताजमूल अवस्था। अगर उस समय पर गेहूं सिंचाई नहीं प्राप्त कर पाता तो उसके जो अनाज होते हैं, उसके जो कॉर्प्स होते हैं वो काफी कमजोर हो जाते हैं और वो एकदम से जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहते हैं। इसीलिए गेहूं की सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था है ताजमूल अवस्था। गेहूं किस प्रकार का पौधा है? यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का पौधा है। जितनी अच्छी शीत उसको मिलती है उतना ज्यादा ग्रो करता है गेहूं का पौधा। गेहूं के लिए सामान्यतः वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो ज्यादा पानी में भी गेहूं नहीं रह पाता, कम पानी में भी नहीं रह पाता, इसलिए एक सामान्य वर्षा 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर की वर्षा गेहूं के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। गेहूं बोने के बाद कितने दिन के बाद सिंचाई कर देना आवश्यक होता है? तो गेहूं बोने के बाद सिंचाई 21 से लेकर 25 दिन के बीच में सिंचाई कर देना गेहूं के लिए सबसे ज्यादा श्रेयस्कर होता है। तो दोस्तों, यूपी स्पेशल में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको बहुत ध्यान से देखिए। सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के प्रथम अति उत्तम धान का नामकरण क्या किया गया है? तो सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे उत्तम किस्म का धान खोजा है और इसका नाम रखा है लूनी श्री। यह एक धान का नाम है जो कि विश्व का सबसे उत्तम धान है। सुनहरा चावल या फिर गोल्डन राइस, इसके अंदर पीलापन पाया जाता है। तो प्रश्न यह है कि इसके अंदर पीलापन किसकी वजह से होता है? इसके अंदर पीलापन होता है बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा के कारण। तो बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा के कारण गोल्डन राइस के अंदर पीलापन पाया जाता है। और ये बीटा जो कैरोटीन का मात्रा है ये क्या सुनिश्चित करता है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। खेती की अनिश्चितता को कैसे कम किया जा सकता है? क्या उपाय अपनाकर हम खेती की अनिश्चितता को कम कर सकते हैं? तो विविधीकृत खेती को अपनाकर हम खेती की अनिश्चितता को कम कर सकते हैं। मतलब कि गेहूं खेती में या फिर कृषि में, एग्रीकल्चर में वेरिएशन को लाकर हम
अनिश्चितता को खत्म कर सकते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ द वेरिएशन इन द एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर के अंदर विविधीकरण या फिर विविधीकृत से क्या मतलब है? मतलब यह है कि जब खेती के साथ साथ पशुपालन को भी शामिल कर लिया जाए, जैसे कि खाद्यान्न फसलों के साथ साथ तिलहन को, बागानी फसलों को, साथ ही साथ इनके साथ दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन, रेशम पालन, मछली पालन, इन सभी चीजों को एक साथ शामिल किया जाए तो इसको कहते हैं विविधीकृत खेती। तो विविधीकृत खेती को अपनाकर खेती के अंदर जो अनिश्चितता है उसको खत्म किया जा सकता है। अमरूद की कुछ प्रजातियां हैं, प्रश्न इस तरीके से आ जाएगा, इलाहाबादी सुरखा किसकी प्रजाति है? तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ललित किसकी प्रजाति है? टफसी क्या है? तो आपको उत्तर देना होगा। तो अमरूद की कुछ प्रजातियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचलित, ललित, इलाहाबादी सफेदा, चिट्टीदार, टफसी अर्का, अमूल्य, इलाहाबादी सुरखा और बेहट कोकोनट। ये सब कुछ अमरूद की कुछ प्रजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर काफी प्रचलित है और काफी प्रसिद्ध है। सुपर राइस या फिर महाधान, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो सुपर राइस या फिर महाधान को डेवलप किया गया है जीएस खुश के द्वारा। तो जीएस खुश वो वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने सुपर राइस का निर्माण किया था। ओके, आम की एक प्रजाति है जिसके अंदर बीज नहीं पाया जाता, तो आम की एक बीज रहित प्रजाति, उसका नाम क्या है? तो सिंधु। सिंधु एक आम की बीज रहित प्रजाति है। इस तरीके से आ जाए एक प्रश्न, सिंधु क्या है? तो सिंधु नदी है और आम की एक प्रजाति है जिसमें बीज नहीं पाए जाते। तो दोनों ही उत्तर आपको सही लगाने होंगे, ए एंड बी करके ऐसे रहेगा। पीत क्रांति किससे रिलेटेड है? तो तिलहन के उत्पादन को प्रमोट करने के लिए पीत क्रांति को चलाया गया था, जिसमें सरसों सबसे ज्यादा प्रमुख था। सरसों के पीले फूल से आप पीत क्रांति को अंदाजा लगा सकते हैं। श्वेत क्रांति सफेद चीज को मतलब कि दुग्ध को लेकर किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, इसके लिए श्वेत क्रांति चलाई गई थी। मछली पालन में बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति चलाई गई थी और मांस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गुलाबी क्रांति चलाई गई थी। अंडे के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए स्लेटी क्रांति चलाई गई थी। ओके, फसल लॉगिंग से आप क्या समझते हैं? तो फसल लॉगिंग क्या है? एक्चुअल में जब पौधे लगाए जाते हैं तो उन पौधों में जब फलोत्पादन होने लगता है, जब फलोत्पादन होने लगता है, जब उनमें फल लगने लगते हैं तो उन फलों को लगने के दौरान उनको कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए, इस बात का विश्लेषण करने के लिए एक अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन को फसल लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। तो फसल लॉगिंग क्या है? फसल लॉगिंग एक प्रक्रिया है जिसमें जो पौधे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है कि फल लगने के लिए इसमें कौन कौन से पोषक तत्व की कमी पड़ रही है और कौन कौन से पोषक तत्व दिए जाने चाहिए। तो जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं उन्हीं सब चीजों का यहाँ पर विश्लेषण करने के लिए, जानकारी रखने के लिए फसल लॉगिंग प्रक्रिया से गुजरते हैं। गोल्डन राइस में पाया जाता है बीटा कैरोटीन। ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बीटा कैरोटीन की वजह से ही गोल्डन राइस के अंदर पीलापन आता है। तो गोल्डन राइस के अंदर पीलापन पाया जाता है बीटा कैरोटीन की मात्रा की वजह से। तो प्रश्न यह है कि बीटा कैरोटीन जो डाला जाता है वह शरीर में पहुंचकर क्या करता है, क्या बनाता है? तो बीटा कैरोटीन शरीर में पहुंचकर विटामिन ए बनाता है। तो दोस्तों इस बात को आप समझ जाएंगे कि गोल्डन राइस शरीर के लिए विटामिन ए की आपूर्ति के लिए बहुत अच्छा स्रोत होगा। तो गोल्डन राइस खाने से रतौंधी बीमारी नहीं होती। ओके, तो गोल्डन राइस विटामिन ए की पूर्ति करता है बॉडी के अंदर क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है बीटा कैरोटीन। अगला प्रश्न, गोल्डन राइस का विकास किसने किया था? तो गोल्डन राइस, इसको हम पीला धान भी कहते हैं, पीला चावल कहते हैं। तो गोल्डन राइस का विकास किया था प्रोफेसर इंगो स्थोट्रिक्स और डॉक्टर पीटर बेयर ने संयुक्त रूप से मिलकर गोल्डन राइस का डेवलपमेंट किया था, गोल्डन राइस को खोजा था। वर्मी कल्चर होना चाहिए यहाँ पर। तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होने वाला जो वर्म होता है वह कौन सा वर्म होता है? ये होता है अर्थवर्म, मतलब कि मिट्टी के अंदर पाया जाने वाला जो कीड़ा है उसके द्वारा वर्मी कल्चर किया जाता है। कचुआ, ओके, केचुआ। तो ब्राजील के अंदर कहवा के बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं। कहवा का कटोरा कहा जाता है ब्राजील को। तो ब्राजील के अंदर बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं कहवा के। तो प्रश्न यह है कि जो कहवा के बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं ब्राजील के अंदर, उनको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं फैजेंडा नाम से। ओके, तो ब्राजील के अंदर कहवा के बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं, उनको किन नामों से जानते हैं? उनको जाना जाता है फैजेंडा के नाम से। कृषि के प्रकार कुछ हैं जैसे कि मिल्पा, युकाटन, ग्वाटे, फैंग। तो प्रश्न यह है कि ये मिल्पा, युकाटन, ग्वाटे, फैंग ये सब कहाँ पर प्रचलित कृषि की
प्रकार हैं, मतलब कि कृषि के प्रकार है मिल्पा, युकाटन, ग्वाटे, फैंग, ये सभी प्रचलित हैं भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों के अंदर। जैसे कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूमिंग खेती चलती है, उसी तरीके से भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों के अंदर मिल्पा, युकाटन, ग्वाटे, फैंग ये सब चलती हैं कृषि के प्रकार। विश्व को कहवा का पात्र, विश्व में कहवा का पात्र किसको कहते हैं? तो कहते हैं ब्राजील को। भारत के अंदर मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? ये होता है गुजरात के अंदर। ओके, एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों का रोपण किया जाता है